Good morning everyone. In last class we are starting the chapter number 1 that is introduction और उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले थे that is central problem of an economy. Central problem of an economy. हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज? Central problem of an economy. तो हम अगर central problem की बात करें तो देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में 3 तरह की होती है बेटा. एक तो होता है what to produce, एक होता है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस और एक होता है बेटा फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो अपन 3 तरह की प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो हमें ये 3 चीज़ें पढ़नी है जो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो मैं पहली आपको प्रॉब्लम बताता हूँ. पहली प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन what quantities and in what quantities. देखो पहला हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस था कि चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, दोनों चाहकर ना तो प्रोड्यूसर चाहकर सब कुछ बना सकता है ना ही कंज्यूमर चाहकर सब कुछ परचेज कर सकता है, क्योंकि सर दोनों के पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है. रिसोर्सेज क्या है, शॉर्टेज है. तो पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती है बेटा अपनी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कि हम क्या बनाएं और कितना बनाएं. अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करूं ना तो 2 तरह के गुड्स होते हैं बेटा. भाई आज मैं एज अ कंज्यूमर बात करूं तो मेरे पास क्या एक शीट पड़ी है या एक्सप्लोजिव पड़ा है. शीट छोड़ो, मेरे पास एक्सप्लोजिव पड़ा है. तो इस एक्सप्लोजिव से मैं दिवाली के लिए पटाखे ही बना सकता हूं, क्रैकर्स बना सकता हूं दिवाली के लिए, या फिर मैं जो वॉर के जो बॉम्ब्स होते हैं वो बना सकता हूँ. अब मैं चाहकर भी दोनों नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास एक्सप्लोजिव क्या है, लिमिटेड है. तो मुझे बताओ अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारी कंट्री की किसी से वॉर होने वाली है तो मुझे तुम्हारे हिसाब से क्रैकर्स बनाने चाहिए, बॉम्ब्स बनाने चाहिए? सर ऑफकोर्स सी बात है, बिल्कुल बॉम्ब्स. लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री का किसी से भी कोई भी झगड़ा नहीं है तो वी विल गो विद क्रैकर्स. तो मतलब हमें सिनेरियो को देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या बनाए, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. और आगे मैंने बोला इन व्हाट क्वांटिटी. अब हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बनाए. तो पहले तो क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बनाए और नेक्स्ट क्या बोला मैंने, कितना बनाए. दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कि सर क्या बनाए और कितना बनाए. तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा पहला, that is allocation of resources, what to produce and what quantities. A major problem is to decide that what should be produced and in what quantity because there are limited resources in the economy. It is a problem of choice among different types of goods. अब देखो चॉइस क्या क्या आती है. मेरी पहला चॉइस है कि सर कंज्यूमर गुड्स बनाए या प्रोड्यूसर गुड्स बनाए, क्योंकि सर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड. तो पहली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसके बीच में सर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या प्रोड्यूसर गुड्स बनाएं. दूसरा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है बेटा कि सर नेसेसरी गुड्स बनाएं या लग्जरियस गुड्स बनाएं, क्योंकि सर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड. तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. तो पहली प्रॉब्लम चॉइस कि कंज्यूमर गुड बनाए या प्रोड्यूसर गुड्स बनाए, नेसेसरी गुड्स बनाए या लग्जरियस गुड्स बनाए. नेक्स्ट आता है बेटा प्राइवेट गुड्स बनाए या पब्लिक गुड्स बनाए, दैट इज प्राइवेट गुड्स बनाए या पब्लिक गुड्स बनाए. और लास्ट आती है बेटा सिविल गुड्स बनाए या वॉर टाइम गुड्स बनाए. इट इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो हमें फेस करनी पड़ती है. तो देखो ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, इसका मतलब हमें चूज करना है कि हम ये बनाए या ये बनाए, ये बनाए या ये बनाए, ये बनाए या ये बनाए, ये बनाए या ये बनाए. हम चाहकर भी दोनों प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसके बीच में सारे एग्जाम्पल्स है, जरूरी नहीं सारे ही लिखो, आप 2 भी लिख दोगे तो भी काम आ जाएगा कि हमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि हम क्या बनाएं और कितना बनाएं. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसके बीच में आ रही है सर कि कंज्यूमर गुड्स बनाए या प्रोड्यूसर गुड्स बनाए, नेसेसरी गुड्स बनाए या लग्जरियस गुड्स बनाए, प्राइवेट गुड्स बनाए या पब्लिक गुड्स बनाए, सिविल गुड्स बनाए या वॉर टाइम गुड्स बनाए. दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर. तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. नेक्स्ट बेटा जो आता है वो आएगा अपना सेकंड,
सेकंड आप देखना, सेकंड आता है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड आता है अपना हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। देखो किसी भी कमोडिटी को या किसी भी गुड को बनाने की दो तरह की टेक्निक होती है, सुनना ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको, ये आपको बड़े काम की चीज़ है। एक तो होती है बेटा लिट, एक होती है सिट। लिट मतलब होता है बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और सिट मतलब होता है बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो एक तो होती है लिट और एक होती है सिट। लिट मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सिट मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और अगर मैं लिट की बात करूँ ना तो इसमें ध्यान से देखना आप, इसमें क्या होता है, लेबर ज़्यादा होती है, कैपिटल कम होती है। कैपिटल बोले तो मशीनरी वगैरह कम होती है। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि सर जब नंबर ऑफ लेबर ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मशीन, दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, सर जब लेबर कम होती है, मशीन या कैपिटल ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव। तो हमें डिसाइड करना है हाउ टू प्रोड्यूस, हम इससे बनाए या इससे बनाए। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग लेबर इंटेंसिव फॉलो करोगे या कैपिटल इंटेंसिव। कि सर लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है, जब लेबर ज़्यादा हो मशीन्स कम हो। इसका मतलब क्या है, जब लेबर कम हो मशीन ज़्यादा हो। अब सोच के देखो, हमारे इंडिया 135 करोड़ लोग हैं बच्चों। अगर हमारी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव को अडॉप्ट कर लेती है, किसको अडॉप्ट करती है, कैपिटल इंटेंसिव को, कि लेबर कम है मशीन से सारा काम हो रहा है, लेबर चाहिए ही नहीं उनको, लेबर कम है मशीन से सारा काम हो रहा है, तो हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम बेटा, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमारी कंट्री के अंदर सारी की सारी कंपनीज मशीन पर ही काम करने लग जाएगी तो लेबर तो क्या हो जाएगी बेटा, अनएम्प्लॉयड। लेबर तो क्या हो जाएगी बेटा, अनएम्प्लॉयड। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम अराइज होगी, कौन सी प्रॉब्लम बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर हम सिट को अडॉप्ट करते हैं तो चलो फिर मैंने क्या करा, मैंने लिट को अडॉप्ट कर लिया। अब देखो अगर मैं लेबर इंटेंसिव को अडॉप्ट करता हूँ ना, उसमें होगा क्या, लेबर तो ज़्यादा है बट मशीन्स कम है। इससे भी एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सर जो काम मशीन कर सकती है ना जिस स्पीड से, उस स्पीड से लेबर वो काम नहीं कर सकती। तो सर क्या प्रॉब्लम होगी, लैक ऑफ एफिशिएंसी। कि सर जो फिनिशिंग मशीन दे सकती है वो फिनिशिंग लेबर नहीं दे सकता। तो आपको डिसाइड करना है ये करे या ये करे। अब आप हो गए कंफ्यूज, सर ये फॉलो करते हैं तो सर ना तो फिनिश वर्क आ रहा है ना एफिशिएंसी आ रही है, और सर अगर ये फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। तो हम कौन सी डिसाइड करें, ध्यान रखना, हम वो डिसाइड करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट कम से कम आ रही होगी। तो कंट्री कौन से डिसाइड करती है, दोनों में से कंट्री उस पर काम करना चाहेगी जिसमें कॉस्ट कम से कम आएगी। दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। पढ़ते देखो, हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक यूज फॉर प्रोडक्शन एंड दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद मोर प्रोडक्शन एट अ लोअर कॉस्ट। कोशिश क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा हो, कॉस्ट कम से कम आए। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, हम वो चूज करेंगे जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी। तो आई विल रीड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सुनना, it is a type of technique in which proportionate use of labor is more than the proportionate use of capital and this technique will lead to greater employment. Next आती है बेटा capital intensive technique, ध्यान से सुनना, it is the technique in which proportionate use of capital is more than the proportionate use of labor and this technique leads to quality efficient and less time consuming. अब हम कौन सी डिसाइड करेंगे, सुनना ध्यान से, द टेक्निक विद मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड विद द लेस कॉस्ट विल बी चूज। जिस टेक्निक में सर प्रोडक्शन ज्यादा होगा और कॉस्ट कम से कम आएगी, हम उस टेक्निक को चूज कर लेंगे। तो अपन ने पढ़ा बेटा कौन सा, पहला पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, दूसरा पढ़ा बेटा अपन ने हाउ टू प्रोड्यूस। दो तरह की टेक्निक थी बेटा, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब तीसरी आती है बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम में, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कौन सा आएगा बेटा तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेटा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है बेटा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों आपको आते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब हम जो आउटपुट बना रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं बेटा, इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं। सुना देखो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा किस चीज की प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो हमने गुड्स बनाए हैं वो किसको दे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करे, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसके अंदर आती है बेटा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू एस्पेक्ट्स। अब इसके कितने एस्पेक्ट है बेटा, दो। पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर है बेटा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। First we will talk about personal distribution, that is distribution of output. It states that how should the output should be distributed among different individual and households. ये बात करता है कि हमने जो भी आउटपुट बनाया है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे among different individuals and households। कि मतलब सर जो भी हमने फाइनल गुड्स बनाया, आउटपुट मतलब बेटा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स के अंदर। तो बेटा चाहे इंडिविजुअल की बात कर लो चाहे हाउस होल्ड की बात कर लो, दोनों के दोनों लोग कहाँ कवर होते हैं बेटा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिंपली क्या बोला कि जो भी हमने आउटपुट प्रोड्यूस करा है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। कि मतलब जो भी आपने फाइनल गुड्स बनाया है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट आता है बच्चों फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत आसान है, ये आपको आता है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, इट मीन्स हाउ शुड द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या बात बोली आपने, सुनना ध्यान से। ये क्या बोलता है, मैंने जो आउटपुट बनाया ना उसको मैंने मार्केट में सेल करा, तो मार्केट में सेल करा तो मेरे पास क्या आया बेटा, पैसा आया। अब जो ये पैसा आया ना, आप इस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आउटपुट को बेचने से जो पैसा आया उस पैसे को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी आपको याद होंगे कौन कौन से थे बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो भी आपने इनकम कमाई है क्या वो पूरी की पूरी आपकी है क्या, नहीं। सपोज करो मैंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, मैं खुशी खुशी घर जा रहा था 3 लाख रुपए लेकर। जैसे ही मैं घर जाने लगा रास्ते में मेरे को लैंड लॉर्ड मिला जिसकी ज़मीन मैंने किराए पे ले रखी है। उसने क्या बोला, भैया मेरे को रेंट दे के जाओ। तो मैंने क्या करा, उसको 50,000 रुपये रेंट दे दिया। तो मैं 2,50,000 घर लेके जा रहा था, तो मुझे लेबर ने रोक लिया कि सर आपको हमने काम तो करके दिया, हमें सैलरी कौन देगा। तो मैंने 50,000 लेबर को वेजेस दे दी। फिर मैं जाने लगा, तो जिससे मैंने उधार लिया था, बैंक से लोन लिया था, बैंक वालों का फ़ोन आया कि सर इंटरेस्ट तो जमा कराओ। तो मैंने उनको इंटरेस्ट दिया। जो बचा हुआ पैसा था वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रॉफिट। तो मतलब जब आउटपुट को अपन सेल करते हैं उससे जो पैसा आता है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा कौन कौन से होते हैं, अपने 4 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और लैंड को क्या मिलेगा बेटा, रेंट। लेबर को क्या मिलेगा बेटा, वेजेस। कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो अपन ने पढ़ी बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या पढ़ी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या क्या थी सर, पहले थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, दूसरी थी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी थी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसमें 2 तरह के थे, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल में मैंने क्या बोला कि हम हमारे आउटपुट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। फंक्शनल में था
कि जो आउटपुट को सोल्ड करने से मनी आया है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और एफओपी बेटा 4 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे क्या मिलेगा बेटा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। और सुनो बच्चों, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, मैं फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ सेंड करूंगा आपको, तो उस फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, जो ऊपर नोट्स है उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो जिसको पीडीएफ चाहिए प्लीज़ मुझे इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर देना कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ एकलव्य क्लास 11, प्लीज़ पीडीएफ शेयर कर दो। और उस पीडीएफ को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, वो होमवर्क। तो जिससे क्या होगा, कंटेंट आपके पास रहेगा और जो भी हम पढ़ेंगे आपके पास कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। उससे होगा क्या, आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस नंबर, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी, तो आपको क्या करना है बेटा, इस नंबर में मुझे टेक्स्ट करना है, जिससे मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा और उस पीडीएफ को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चा? बाकी मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा अपने एकलव्य के। बाकी अगर किसी को नहीं मिलती है वहाँ से तो फिर अपन क्या करेंगे, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो अपन ने आज पढ़ा बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो आता है बेटा पीपीसी का। पीपीसी दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या आता है बेटा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको बोलते हैं बेटा अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज पीपीसी। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज वाली क्लास में इसकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। इसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक 5 स्टार आती है और एक किटकैट आती है। बेटा 5 स्टार आती है 10 रुपीज़ की, किटकैट आती है 20 रुपीज़ की, और मेरे पास 100 रुपीज़ बचे हैं। तो मैं गया मार्केट, मैंने 5 स्टार खरीदी। कितने रुपीज़ है मेरे पास? 100। बताओ मैं किटकैट कितनी ला पाऊँगा? सर 5 स्टार, तो मैं किटकैट ला पाऊँगा बेटा 5। कितनी किटकैट आएगी बेटा? 5। तो मेरे 100 रुपीज़ खर्च हो गए। अब मैं घर आने लगा तो मेरे पास कॉल आ गया, एक काम करना 2 5 स्टार ले आना। तो मैंने अब 5 स्टार कितनी ली बेटा? 2। अब बताओ मैं किटकैट कितनी ले पाऊंगा? मैंने 5 स्टार कितनी खरीदी? 2। तो मुझे बताओ मैं किटकैट कितनी ले पाऊंगा? सर अब किटकैट आएगी 4, क्योंकि मेरे पास रुपीज़ कितने हैं? केवल 100। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या? जैसे ही मैंने एक कमोडिटी को इंक्रीज करा, मुझे दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सर जो आपके पास रिसोर्सिस है वो क्या है? वो रिसोर्सिस मेरे पास बेटा लिमिटेड है। क्या है बेटा? रिसोर्सिस लिमिटेड। चलो और बनाते हैं। मैंने किटकैट 5 स्टार 4 खरीदी, तो अब किटकैट कितनी आएगी बेटा? सर 60 बचे तो 3। मैंने अब क्या करा? 6 5 स्टार खरीदी, तो किटकैट कितनी आएगी बेटा? 2। मैंने क्या करा? 8 5 स्टार खरीदी, किटकैट कितनी आएगी? 1। तो एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे दूसरी का डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सिस क्या है? लिमिटेड। मैं चाहकर भी दोनों के दोनों ज़्यादा परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि सर मेरे पास रिसोर्सिस क्या है? लिमिटेड। तो ध्यान रखना, जो पीपीसी होता है ना, ये हमेशा कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन रहेगा? 2 गुड्स का। कि जैसे अपन ने बनाया ना अलग अलग कॉम्बिनेशन A B C D E, तो ये सारे कॉम्बिनेशन कितने गुड्स के हैं बेटा? ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन 2 गुड्स के हैं। कितने गुड्स के हैं? 2 गुड्स के। चलो और आगे बताता हूँ। मैं भी केवल बेस बना रहा हूँ आपका। चलो अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ पीपीसी का। तो अगर मैं पीपीसी के डायग्राम की बात करूँ ना, तो बेटा ये बनता है पीपीसी का डायग्राम। ये बनता है पीपीसी का डायग्राम। यहाँ लिख देता हूँ मैं कमोडिटी एक्स। कोई मार्किंग नहीं करनी। पूरे इकोनॉमिक्स में जितने भी डायग्राम बनाएंगे ना अपन, कहीं पे भी आपको कोई भी मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा कमोडिटी एक्स, यहाँ मैं लिखता हूँ कमोडिटी वाई। तो मैंने देखो बंडल A B C D E, तो ये 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये होता है पीपीसी का डायग्राम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या इट इज, व्हाट इज पीपीसी? सर इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या बोला मैंने? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और हर में यहाँ पे 5 स्टार किटकैट, यहाँ भी 5 स्टार और किटकैट, यहाँ भी 5 स्टार और किटकैट, सब में कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा? 2 गुड्स का।
तो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सर ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, कितने गुड्स के सर? 2 गुड्स के। तो व्हाट इज पीपीसी? सर इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे क्या है? वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, 5 स्टार किटकैट, 5 स्टार किटकैट, 5 स्टार किटकैट। तो अपन एक बेसिक आइडिया मैंने आपके दिमाग में क्रिएट किया। अब मैं डिफाइन करने वाला हूं पीपीसी को, मैं डिफाइन करने वाला हूं पीपीसी को। तो मैं लिखता हूं इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हम सब डायग्राम बनाया था मैंने बेटा, तो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच shows various possible combination of 2 goods, various possible combination of 2 goods। तो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। यहां तक आया कि सर ग्राफ था जिसमें हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए थे, कितने गुड्स के? 2 गुड्स के। दैट अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस, that a producer can produce within the given resources, और जो प्रोड्यूसर बना सकता है अवेलेबल रिसोर्स के अंदर, और वो चाहकर भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर जब प्रोड्यूसर एक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा ना, उसको दूसरे का डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है मेरे पास? लिमिटेड। तो व्हाट इज पीपीसी बच्चों? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस विद इन द गिवन रिसोर्सेज, अज्यूमिंग दैट। अब इन्होंने 2 अजम्पशन भी लिए। Assuming that resources are fully utilized and technology remains constant, तो मैंने क्या बोला? इन्होंने 2 assumption भी लिए। क्या क्या? कि जो भी मेरा रिसोर्स होगा ना, उसे मुझे पूरा का पूरा यूज करना है। सर फुल्ली यूटिलाइज का मतलब आपने गन्ने वाला देखा है क्या? गन्ने का जूस वाला क्या करता है? गन्ना डालेगा मशीन के अंदर, फिर डालेगा दोबारा, फिर डालेगा, तो गन्ने का चूरा चूरा हो जाता है। उसके बाद वो नींबू धनिया पुदीना डाल के दोबारा से गन्ना डालता है। तो मतलब वो थोड़ा सा भी गन्ना वेस्ट नहीं होना दे रहा, मतलब वो पूरा का पूरा गन्ना यूज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां भी हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा रिसोर्स है हमें उसको पूरा का पूरा यूज करना है। दैट इज रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। और दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ना, हमें उसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, हम हमारी मशीन को भी चेंज नहीं कर सकते। दैट इज टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अपन शुरू से आते हैं बेटा, दैट इज व्हाट इज पीपीसी? दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। It is a graphical presentation which shows various possible combination of 2 goods that a producer can produce within the given resources. जो प्रोड्यूसर बना सकता है अवेलेबल रिसोर्स के अंदर, अज्यूमिंग दैट रिसोर्सेज कैसे होनी चाहिए बेटा? फुल्ली यूटिलाइज। टेक्नोलॉजी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तो देखो 4 अजम्पशन, 2 तो ये आ गए कि फुल्ली यूटिलाइज, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, और एक ये कि रिसोर्स क्या रहते हैं? फिक्स्ड। और कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा? 2 गुड्स का। तो ये पीपीसी डेफिनेशन थी। आई होप आप सभी को आई होगी कि सर इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स that a producer can produce within the given resources, assuming that resources are fully utilized and technology remains constant. अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके assumptions कि PPC के क्या क्या assumptions होते हैं, assumptions of PPC। तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ बेटा आपको इसके assumptions। आपको आते हैं, बताए। पहला था combination of 2 goods, याद है आपको? बिल्कुल सर। दूसरा था सर रिसोर्सेज कैसे है? रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, हम चाहकर भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तीसरा था बेटा रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। और चौथा था बेटा
टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अपन ने डिफाइन किया व्हाट इज पीपीसी और उसके कुछ अजम्पशंस देखे कि क्या है सर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ये चारों मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने आज आपको पीपीसी का डेफिनेशन बताया। प्लीज़ यहाँ तक के पार्ट को पढ़ना, कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो 24/7, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। पीडीएफ चाहिए मुझे मैसेज सेंड कर देना, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।